तो लीजिए सुनिए लीला चिरंतन उपन्यास का चौथा अध्याय लेखिका आशा पूर्णा देव। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आजकल हमारे घर का माहौल वैसे भी कुछ ऐसा हो गया है कि लगभग हर रोज शाम के वक्त भैया के बिछावन के इर्द गिर्द अड्डा जम जाता है और इस अड्डे के शहंशाह और कोई नहीं, आशीन डॉक्टर होते हैं और उनके रहने पर या रहने तक अड्डे की रौनक बनी रहती है। और इनमें शामिल भी दूसरे लोग होते हैं, वे हैं माँ के अलावा खुद मैं। भक्त हनुमान की तरह बुटकी को तो शामिल रहना ही है। उसे लाख कहा जाए कि जाके पढ़ जान छोड़, लेकिन वह चिपकी रहती है और इसमें साथ देता है मेरे बचपन का संगी और प्रिय प्राण सखा नक्षत्र उर्फ अभागा नक्खा। और चूंकि वह वहां उपस्थित रहता है तो क्या मजाल कि मैं यहाँ से तिल भर के लिए भी कहीं खिसकूं। और लगता है नक्खा भी डॉक्टर के जादू का शिकार है। वह भी नियत समय पर आ धमकता है। उसे बुरा भला कहूं तो जवाब देगा, अरे मैं क्या उसका चेला या चंपू हूं। उसके बोलने बतियाने का ढंग ही कुछ ऐसा है कि जी लग जाता है। फिर ऐसी जोरदार महफिल कहाँ जम सकती है, मैं यह नहीं समझता। तू नाक उसमें क्यों चिढ़ती रहती है? तूने कभी सोचकर देखा है कि उसने तुम्हारे परिवार के लिए कितना कुछ किया है? अगर उस दिन वह अचानक नहीं आ गया होता तो तेरे भैया को बचाना कितना मुश्किल हो गया होता। और इसके बाद भी पानी की तरह पैसे खर्च कर रहा है। अपना नज़दीकी रिश्तेदार भी ऐसा नहीं करता। दूसरे अपना कोई काका नहीं तो यही सही। फिर वही काका, मैंने तुम्हें बताया था ना, वे पिताजी से छोटे हैं और ना पिताजी से बड़े, इसलिए उन्हें ताऊ कहना भी गलत होगा। उन्हें तुम ज़्यादा से ज़्यादा अंकल कह सकते हो। लेकिन सानंद दा तो उन्हें अंकल नहीं कहते, काका काका कहकर ही पुकारते रहते हैं। उसके सिर पर तो जैसे कोई भूत सवार है। खैर, तूने सोचा है कभी भी जो उपकार अपना भाई तक नहीं कर सकता, उसे एक दूर का रिश्तेदार मेरा भाई पूरा कर रहा है? भला क्यों? वाह, क्या दुनिया में अच्छे और भले लोग नहीं होते? हम जैसे बड़े दिल वाले लोग नहीं होते? तू वही ढोल पीटती रह, मैं जानता हूँ कि असल बात क्या है। क्या कह रहे तू? मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। तू समझती है मेरी उम्र सिर्फ 17 की है तो मैं कुछ समझता नहीं, मैं एक एक चीज समझता हूँ। तू एकदम गलत सोच रहे। ठीक है, दरअसल मैं तो ठहरा एक पाजी शैतान, बेशरम और बज्जात, इसलिए हमेशा मैं गलत ही सोचता हूँ ना। लेकिन इसके बावजूद इस अभागे नक्खा का मोह जाल नहीं टूटता। वह इस जोरदार महफिल के जलवों को छोड़ नहीं पाता। दूसरे, अगर वह छोड़ भी देता तो क्या मुझे इससे कोई खुशी होती? उसके बिना मैं कैसा और कहाँ बेसहारा एक तिनकी की तरह तिरती रहती। और उस समय घर छोड़कर नक्खा के साथ अकेली बैठकर कहीं अड्डा जमाना संभव हो पाता? लेकिन वह आशीन डॉक्टर, क्या वह सचमुच बेकार है? हर रोज एक कम उम्र वाले मरीज को देखने के बहाने उस रोगी के आसपास अड्डा जमाने बैठ जाता है। और अगर वह सचमुच बेकार है तो उसके पास इतने सारे रुपए आए कहाँ से? अब अगर यह सब बताया जाए तो बात बढ़ती जाएगी। यह कोई साधारण भोला भाला डॉक्टर तो है नहीं। उनका अपना एक रिसर्च ब्यूरो है। इसके अलावा उन्होंने छानबीन कर कुछ दवाइयाँ भी तैयार की हैं और उन्हें पेटेंट करवाने की बातचीत चल रही है। मैं यह सब बातें नहीं जानती, लेकिन माँ के साथ होने वाली उनकी बातचीत से तो यही जान पड़ता है कि किसी दवाई के पेटेंट हो जाने पर फिर किसी कंपनी द्वारा इसके कारोबार किए जाने पर करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। करोड़ों क्या, अरबों भी रुपए मिल सकते हैं। और बात यहीं पर उलझ जाती है। ऐसा एक नामी गिरामी और असाधारण आदमी जो देखने में सुंदर हो, स्मार्ट हो, व्यवहार कुशल हो, बड़े विनम्र भाव से हम जैसे आम लोगों में और निम्न परिवेश में एक मामूली सी कुर्सी पर बैठकर घंटों बिता देता है, और जो साधारण सी चाय बिस्कुट और पकौड़ों की तारीफ करता फूला नहीं समाता, उसकी अनदेखी कैसे की जा सकती है? इसलिए तमाम विरोधों के बावजूद उनके आने पर मैं घर में जमने वाली चौकड़ी में हैरान बैठी रहती हूँ। और इसके साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि इन दो प्राणियों, नर और नारी के चेहरे के रंग और भाव कब और कैसे बदलने लगते हैं। नक्षत्र ने कहा भी था, इतने कामों में खोया यह आदमी यहाँ रोजाना आने का समय कैसे निकाल लेता है, आश्चर्य है। मैं मन ही मन कहा करती, इसमें भला हैरानी की क्या बात? हिटलर जैसा आदमी क्या अपनी प्रेमिका से मिलने का समय निकाल नहीं लेता था? नेपोलियन भी वक्त निकाल लेता था। लेकिन ये सारी बातें तो मन ही मन की जा सकती हैं। नक्खा लाख मेरा प्राण सखा हो, मैं उससे इस तरह की बात तो कभी नहीं कर सकती। और उस दिन, जिस दिन भैया खुद अपने से नहाने बाथरूम गए थे, उस दिन दोनों के बीच होने वाली बातें मेरे सीने में अभी भी तूफान से उठा देती हैं। लेकिन क्या मैं यह सब किसी को कुछ बता पाई हूँ? मैं नहीं जानती कि दोनों के बीच पहले से क्या बातें हो रही थी।
पता नहीं क्या प्रसन्न था कि माँ ने बड़े उत्तेजित ढंग से कहा था, हैसियत हैसियत, कावेरी लहरी की हैसियत देखकर हैरान हो जाते हो तुम, उसकी क्षमता का, पात्रता का, और तुमने कितना अंश देखा है डॉक्टर इस छोटे से घर संसार को चलाने की, और नून तेल लकड़ी और 5 फोरन जुटाने की हैसियत है। आशीन डॉक्टर ने कहा था, वही सब कुछ देखकर तो मैं मुग्ध हो जाता हूँ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है डॉक्टर। अरे डॉक्टर, इच्छा तो होती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्राण प्रिया परमा के से हमेशा के लिए छीन लूं और तुम पर पूरी तरह कब्जा कर लूं। कावेरी लहरी में इतनी ताकत है, लेकिन वह अपनी इच्छा का जानबूझकर प्रयोग नहीं करना चाहती। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा था, मेरी प्राण प्रिया परमा, वे तो इस अभागे को ठेंगा दिखाकर खिसक गई और अब प्रभुपाद के चरणों में शरण लिए हुए है। माँ का चेहरा जैसे धधक उठा। उसने आहत उत्तेजना के साथ उत्तर दिया था, वे दूसरे की शरण में चली गई हैं, लेकिन तुम ऐसे अभागे डॉक्टर हो कि अब भी उसी परमा को अपने हृदय में बिठाए हुए हो। मैं उस मूर्ति को उठाकर फेंक सकती हूँ, मैं उसका सर्वस्व लूट ले सकती हूँ, यह याद रखना। मैंने माँ के मुंह से कभी भी इस तरह की भाषा नहीं सुनी थी, और जब सुना था तब ठीक से उसका अर्थ भी नहीं समझ पाई थी। आशीन डॉक्टर ने तब धीरे से कहा था, आपको कैसा लगता है, सर्वस्व क्या उनकी तरफ ही रह गया है? और नहीं तो क्या, माँ ने कहा, ऐसा नहीं होता तो प्रज्ञा परमा प्रभुपाद जी के सबसे पास के अनुभागियों या विश्वास पात्रों में किस हैसियत से जा पहुंची? लगातार मधु सप्लाई के अलावा और क्या बात हो सकती है? पागलों की तरह क्या तुम यूं ही सप्लाई किए जा रहे हो? तुम मुझे जुआ घर वाले बड़े बड़े नोट थमाकर मेरी गृहस्थी चला रहे हो, मेरे बेटे का इलाज कर रहे हो, मेरी सुख सुविधा का ख्याल रखे हुए हो। मुझे यह सब इसलिए झेलना पड़ रहा है कि मेरी सांसारिक मान मर्यादा बनी रहे, लेकिन रोज रोज की यह भीख मुझे बेहद कमजोर बना रही है। हालांकि अगर मैं अपनी हैसियत का प्रयोग या प्रदर्शन करती तो तुम्हारी परमा की सारी महिमा का पर्दाफाश कर देती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर, तुम मेरी हैसियत, औकात या क्षमता को देखकर मुग्ध होने और मेरी तारीफ करने के लिए यहाँ मत आया करो। आशीन डॉक्टर माँ के बहुत करीब आ गए थे। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं इससे भी ज्यादा नजदीकी तो नहीं आ जाएंगे। नहीं, वह वहीं खड़े रहे और फिर धीरे से बोले, लुटने के लिए आओगी तो यही पाओगी कि सारा कुछ किसी डाकू के नाम लिखा जा चुका है सिर्फ, और इसी से मैं भैया नहाकर कमरे में आ चुका था। उस दिन मैं इन तमाम बातों को ठीक से समझ नहीं पाई थी। हाँ, कान में पड़े शब्दों को सहेज जरूर लिया था। धीरे धीरे उन बातों को समझने की कोशिश भी करती रही, और इसके साथ ही उस जुआ घर वाले बड़े बड़े नोटों की बात भी खुलने लगी। पहले पहल आशीन डॉक्टर द्वारा किसी चीज के लिए रुपया खर्चने पर माँ बहुत परेशान हो जाया करती थी, लेकिन भैया के अचानक बीमार हो जाने से उसकी हालत बिगड़ जाने के कारण माँ को अपने उस सुलूक से समझौता करना पड़ा था। इस बात को लेकर कुछ कहा सुनी भी हुई होगी। तभी एक दिन डॉक्टर ने माँ के सामने एक कॉपी रख दी थी और कहा था, अगर आप अपना समझकर भी मानने को राजी नहीं तो उधार समझकर ही इसे रख लीजिए, जरूरत पड़ने पर तो लोग काबुली वाले से भी कर्जा लेते हैं, ठीक है ना? तो फिर इस कॉपी में सारा हिसाब लिख कर रखिएगा और भविष्य में जब जी चाहे चुका दीजिएगा। लेकिन यह उधार चुकाया जाएगा कैसे? यह भला कैसे कहा जा सकता है? शास्त्रों में कहा गया है ना कि आदमी की हालत कभी हाथी की होती है तो कभी चींटी की। लेकिन इतना जरूर था कि तब से यह काफी एक मजेदार चीज बन गई थी। आशीन डॉक्टर जब कभी बिजली का बिल या मकान का टैक्स चुकाकर घर आते तो आते ही कहते, अरे मऊ कहाँ है तू, इसे कॉपी पर चढ़ा ले, तो एक एक पाई का हिसाब लिखा है इसमें। मिसेस लहरी आप क्या समझती हैं? और मजे या मजाक की बात तो यह थी कि यह कॉपी मिसेस लहरी के कब्जे में रहती थी। सबको पता था कि यह एक तमाशा भर है। डॉक्टर ने भैया की बीमारी की देखरेख या इलाज पर ही पानी की तरह पैसा नहीं बहाया था, बल्कि हमारे घर गृहस्थी और पारिवारिक मान मर्यादा को बहाल रखने के लिए काफी रुपए खर्च किए थे। माँ को स्कूल में जितने पैसे मिलते थे उतने में तो यह सब करना संभव ना था। घर की आय बढ़ाने और माली हालत सुधारने के मामले में बुआ की आपत्ति और बाद में उस महिला किराएदार के रूप में ना लौटने के कारण ऐसी बातें अपने आप दम तोड़ गई थी। अब इस पर जोर था कि खर्च कैसे कम किया जाए। माँ इस दशा में भरपूर कोशिश कर भी रही थी। उसने तय किया कि अपने वेतन में से वह अपना तथा अपनी दोनों बेटियों का खर्चा चला लेगी। हालांकि माँ ने अंदर ही अंदर काफी कतर ब्यौत की थी, लेकिन हम लोगों को ऐसे किसी अभाव का सामना नहीं करना पड़ा। तो भी ऐसा कर पाना बहुत दिनों तक संभव नहीं था। एक अच्छी खासी गृहस्थी की पारिवारिक आमदनी अचानक कम हो जाने पर इतनी जल्दी उसकी गरीबी और तबाही पर शायद लोगों का ध्यान नहीं जाता। थोड़ी बहुत चीजें तो तब भी बची रहती है। मसलन
दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे, बिछौने, चादर और तकियों के गिलाफ, कपड़े लत्ते, जूते, छाते, बर्तन, भांडे, ये सब तो पड़े ही रहते हैं। लेकिन ये सब अनंत काल तक चल तो नहीं सकते। हो सकता है यह दीनता या हीनता लोगों को धीरे धीरे नजर आने लगे, लेकिन अचानक भैया के मामले में यह परिस्थिति बदल गई, बाहर से भी और अंदर से भी। बाकी सारी बातें मैं छोड़ रही हूँ, एक उदाहरण ही दूँ। अभी कुछ दिन पहले तक हमारी शामें किस तरह कटा करती थी। उफ, बिजली का बिल कम से कम रहे इस डर से घर की सारी बत्तियां गुल कर दी जाती थी। बस दो एक बल्ब जला करते। रसोई घर की गैस बचाने के लिए एक ही बार में दोनों वक्त का खाना बना लिया जाता। हाँ, फ्रिज चलता रहता था। दिन भर काम करने वाली मैरी को हटा दिया गया था। बस ले देकर झूठे बर्तन मांजने वाली लड़की आती थी। उसके चले जाने के बाद नीचे तल्ले के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने और सीढ़ियों वाले दरवाजे पर ताला लगाने के बाद माँ जिस कमरे में स्कूल की तमाम किताबें और कॉपियां लेकर बैठ जाती या अपनी कोई किताब लेकर पढ़ने लगती, उसी कमरे में भी मैं बुटकी के साथ पढ़ने बैठ जाती। और बात सिर्फ बिजली बचाने तक ही सीमित नहीं रही थी। सच तो यह था कि किसी और दूसरे कमरे में पड़े रहने पर अजीब सा डर समाया रहता। भैया का कमरा बंद पड़ा रहता था। साथ वाले कमरे में काम करने वाली मैरी चारू दी की बकबक बंद हो गई थी। माँ वैसे ही खामोश काम करती रहती थी। ऐसे में भला किसे डर नहीं लगता। और अब तो सरे शाम से देर रात तक पूरे मकान में रोशनी रहती है, जैसे कि पहले रहा करती थी। और अभी तो भैया के कमरे में जोरदार महफिल भी जमती है। महफिल जमाने में आशीन डॉक्टर का वैसे भी कोई जवाब नहीं। भैया की देखभाल करने के लिए चारूदी को दोबारा बुलवाया गया और उसके मेहनताने में भी बढ़ोतरी की गई। वह ताबड़तोड़ कई बार चाय बना चुकी है और रसोई घर में भी खाना तैयार कर रही है। नक्षत्र भी कब का आकर हाजिरी बजा रहा है। क्या रौनक लगी है। ऐसा लगता है कि हम एकदम से एक दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। किस्से, कहानी, बातचीत, हंसी मजाक और साथ ही खाने की जायकेदार चीजें। भला यह सब कुछ कम दिलचस्प है। भैया अब ठीक ठाक है, लेकिन उसका हालचाल पूछने की जिम्मेदारी तो डॉक्टर साहब पर अब भी बनी है। मैंने एक दिन नक्खा से पूछा भी था, तू रोज शाम को यहाँ क्यों टपक पड़ता है? कल से मत आना। तुझे कोई काम धंधा नहीं है? किताबें आंख में झोंक आया है क्या? वे बेचारा मायूस हो गया। बोला, तू मुझे आने को मना क्यों कर रही है? क्यों नहीं करूंगी? आए दिन हर शाम बर्बाद करने का कोई तुक है? बर्बाद करने और नहीं तो क्या। वह आशीन डॉक्टर रोज कोई ना कोई किस्से लेकर सुनाने बैठ जाता है और हम सब पर अपनी रौब काटता है। बेमतलब है ही करता रहता है और हम सब बुद्धू की तरह उसकी तरफ ताकते रहते हैं। यह वक्त बर्बाद नहीं करना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? अगर मैं नहीं आऊं तो तेरे से मुलाकात कैसे होगी? नहीं होगी तो नहीं होगी। मेरे साथ एक भी बात हो पाती है? वहां तो महाप्रभु अपनी चौकड़ी जमाए रखते हैं। ठीक है, अब नहीं आऊंगा, उसने खींच के साथ कहा। और सचमुच वह 2-3 दिन तक नहीं आया। इसके बाद जैसा तय था, मुझे उसका ना आना अखरने लगा। इस मेरी बात का इतना बुरा मान गया। मेरी बात को जैसे एकदम गुरुमंत्र समझ बैठा। तभी और क्या, उसका दिल यहाँ आने को नहीं करता? उसका दिल है या पत्थर? दूसरे दिन मैं घर से बाहर निकली और उसे धर दबोचा। मैंने उस पर हमला करते हुए कहा, क्या हुआ? तुझे क्या मैंने जीवन भर के लिए अपने घर की छाया से दूर रखने को कहा था? तूने ही तो। तू रुकेगा भी क्या? रौब गांठ रहा है? 10 दिनों के बाद भी क्या अकड़ दिखा रहा है? ठीक है बाबू। धत तेरी की, उसने 10 दिन कहाँ हुए? यही तो मंगल, बुध और बृहस्पति 3 दिनों की तो बात है। जाने दे। मैंने अपनी नाराजगी को और आंच देते हुए कहा, तू मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत सिखा और आज की शाम अपना यह मनुष्य चेहरा सबको दिखा। समझ गया ना? वह अभागा बड़ा मायूसी से बोला, आज की शाम? एक ही झटके में 2-2 चीखें? अरे आज की शाम तो मुझे माँ को साथ लेकर। अच्छा, बड़ा रौब गांठने लगा है तू। अरे नहीं बाप कसम, तू मेरा यकीन कर, मैं तेरी दे छूकर बोल रहा हूँ। माँ को किसी नज़दीकी भैया के यहाँ शाम को सत्यनारायण पूजा में जाना है। वहाँ माँ को जाना, और तू जानती है माँ कभी भी कहीं अकेली आती जाती नहीं। क्या उन्हें तेरे पिताश्री नहीं ले जा सकते? मैंने जरा ऊंची आवाज में कहा, वे तो सन्यासी नहीं हुए ना। अरे कुछ मत पूछ, पिताजी को तो उनके दफ्तर ने ही ले लिया है। बिना ओवर टाइम किए वे किसी तरह नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा है कि वे दफ्तर से सीधे वहीं चले जाएंगे, वहीं से माँ को वापस ले आएंगे। मुझे माँ को वहां ले जाना ही होगा। तू तो जानती है कि सत्यनारायण पूजा में माँ की कैसी भक्ति है, यानी कि हवा लगी है। और क्या, दादी तो मुझे यहाँ तक कहती है कि अरे तेरी मौमिता को माँ एक बार सत्यनारायण की पूजा करवा ले तो उसका पति घर लौट आए। वह तो अक्सर क्या करती है कि भक्ति भाव से पूजा करने पर खोई हुई चीज मिल जाती है, लापता आदमी का आता पता मिल जाता है। इतना ही नहीं,
पता है, मुझे सब पता है, मैंने उसे डांटते हुए कहा। क्या क्या होते हैं, और सिर्फ सत्यनारायण ही क्यों, मंगल चंडी, संतोषी माँ और पता नहीं किन किन की पूजा करने पर निर्धन धनवान हो जाता है, बांझ को बच्चा हो जाता है, अंधे को आंख, लंगड़े के पांव, सयानी लड़कियों की शादी और परदेसी साजन एकदम पास आकर खड़ा हो जाता है। ये सारी बातें मेरी रटी हुई हैं, तो इन सब बातों को जाने दे, ठीक है। अब अगर आज जाना ही है तो फिर मेरे घर मत आना, कल आना। अगर तू कल नहीं आया तो फिर समझ लेना कि ये वह तेरा आखिरी दिन होगा। उसने हाथ उल्टा कर कहा, तू भी धन्य है, अभी अभी हुक्म दिया मेरे घर कभी मत आना, और अब कह रही है मेरे मन में जब जैसी इच्छा होगी वैसा ही कहूंगी, तेरा क्या। नक्खा अचानक ही हंसने लगा, फिर बोला, तेरी बात सुनकर मुझे बचपन में सुनी दादी की एक कहानी याद आ गई, परियों वाली कहानी, तू भी सुन। एक था राजा, बड़ा ही गुस्सेल। एक दिन अचानक उसने अपने जल्लाद को हुक्म दिया कि रानी का गला काट डालो, मैं उसका खून देखना चाहता हूँ। तुम जितनी जल्दी हो रानी को जंगल ले जाओ, गला काट कर खून ले आओ। बेचारे जल्लाद ने कांपते कांपते राजा के आदेश का पालन किया। कुछ दिन बाद राजा का गुस्सा ठंडा हुआ, महारानी के लिए उसका जी छटपटाने लगा। उसने जल्लाद को बुलाकर कहा, जल्लाद मुझे महारानी वापस ला दो। जल्लाद ने चिंतित स्वर में पूछा, यह भला कैसे संभव है महाराज, अभी कुछ दिन पहले तो मैंने उनसे काट फेंका और उनका खून लाकर आपको दिखाया, और आज आप कह रहे हैं। मैंने उसे धमकाते हुए कहा था, मुझे पता है, अरे सब पता है, तू मुझे अपनी दादी माँ की कहानियां मत सुना, ये सब मुझे रटी रटाई हैं। अच्छा, मैं यह मान लेती हूँ कि मैं नक चढ़ी हूँ, गुस्सेल हूँ, लेकिन यह तो बता दूं कि मैं किसका कत्ल करना चाह रही हूँ या उसका खून पीना चाहती हूँ। अरे खून करने या खून पिए बिना तू फांसी की सजा नहीं सुना दी थी। तू मेरे घर नहीं आएगा, तेरी जुबान नहीं कट गई ऐसा कहने से पहले, यह सब कैसे बोल गई तू। अरे मैं तो जन्मजात बेहया बेहुदी बेरहम हूँ, ठीक है ना। तो फिर तू पागलों की तरह मेरे चारों ओर क्यों चक्कर काटता रहता है, तू किसी दूसरी मायाविनी सुंदरी से प्रेम क्यों नहीं करता। नक्खा घड़ी भर कुछ सोचता है, फिर बोला, अच्छा तो क्या हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो तुझे क्या लगता है, क्योंकि यारी दोस्ती में तो कुछ ऐसा नहीं होता, होता है यह दुनिया कभी कभी सोने का भी मोल नहीं समझ पाती। नक्षत्र मेरी तरफ देखता रहा हैरानी से, फिर बोला, तू इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कहाँ से सीख गई रे, लड़कों के मुकाबले लड़कियों की अकल जल्दी पक जाती है, तू इतना भी नहीं जानता। खैर जाने दे, ऐसा कल जरूर आना, भूल मत जाना। हाँ कभी भूल सकता हूँ, बोला। उसकी हंसी से मेरे लिए एक गहरा लगाव साफ झलक रहा था। दूसरे दिन शाम ढलने के पहले ही एक अनचाही घटना घट गई। दोपहर के समय बुआ के साथ फूफा जी घर आ गए थे। वे स्वीडी से सुबह की ट्रेन पर सवार हुए थे। बुआ को कलकत्ता के किसी डॉक्टर को दिखाना था। मैं तो सचमुच हैरान रह गई। बुआ को अचानक यह क्या हो गया। मुझे याद नहीं आता कि बुआ के लिए कभी किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत पड़ी हो। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी भी होगी तो होम्योपैथी वाली 2 गोलियों से ही वह भली चंगी हो जाती थी। वह कभी बीमार ही नहीं पड़ी, और सेहत के मामले में उसका क्या कहना। शादी के बाद लड़कियों को पता नहीं क्या हो जाता है। नक्षत्र की दीदी का हाल तो सामने ही था। कैसी सुंदर थी, शादी हुई नहीं कि बस ढीली पड़ गई, और शादी के साल भर के अंदर ही नर्सिंग होम में भर्ती भी होना पड़ा। इसके बाद गोद में कतरी की पोटली और गीले पूतड़े। आज उसे सर्दी है तो कल बुखार, परसों दस्त, बस यही सब। देखना है कि अब हमारी बुआ को क्या हुआ है, अभी से क्या बताया जाए। लेकिन अपनी परेशानी को वो परे रख बुआ हम लोगों पर बुरी तरह टूट पड़ी। मुझसे बोली, वाह तेरी भैया को इतनी भारी बीमारी हुई और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। मुझे इतना पराया समझ रखा है तुम लोगों ने। और आखिर में वही टसुए बहाना, यहीं पैदा हुई यहीं पली बड़ी। तब तेरी माँ कहाँ थी, तब भैया थे, दादाजी थे और मैं थी। भैया नहीं मुझे अपना समझा, बस एक वही थे मेरे। लेकिन माँ शांत बनी रही। उसने बुआ का हाथ पकड़कर उठा और कहा, तू बेवकूफ़ों की तरह रो धोकर अपनी दुर्गत मत बना। तू पहले इस तरह कभी रोती पीटती नहीं थी, वैसे ही सड़ी गर्मी में मर खप कर आई है। चल उठ, खा पिए और आराम कर। यहाँ तेरा भतीजा बुरी तरह बीमार पड़ा था और वहाँ तुझे यह खबर देकर क्या हो जाता, बता तो सही। खामा खामा तू परेशान होती। चल उठ, हाथ मुँह धोकर कुछ खा पी ले। फूफा जी ने अब तक नहा धो लिया था और हाथ में शरबत का गिलास थामे बैठे थे। मुझे कोई अपने पास बुलाकर भले ही कुछ ना कहे, मुझे यह पता चल जाता है कि आसपास क्या घटित हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, यह मैं अपने आप समझ लेती हूँ। बुआ के बारे में मैं समझ गई। उसे कोई खास बीमारी नहीं, बीमारी का बहाना बनाकर कलकत्ता भागी आई है। न केवल उसकी ससुराल का मामला इन दिनों काफ़ी बिगड़ा हुआ है लगा, बल्कि ससुराल वालों को भी वह गंवार बता रही थी।
उसकी झक्की सास की शुचि ग्रंथि यानी कि बार बार हाथ पांव बर्तन धोना कपड़े धोने की मानसिकता। उसकी सास झक्की सास को यह मानसिकता थी और बुआ वहां पर घड़ी भर में वापस नहीं जाना चाहती थी। यह सुनकर मैं तो आसमान से गिर पड़ी। यानी कि अब वह यहीं रहेगी? और फूफा जी क्या वे राजी हो जाएंगे? बुआ ने लगभग ताल ठोककर बताया। अरे उनके मानने ना मानने में क्या रखा है, मैं जो कहूंगी वही होगा। मेरे बार बार उकसाने पर ही तो उसकी यहाँ के बैंक की हावड़ा ब्रांच में बदली हो पाई है, कितनी कोशिशों के बाद। बाबा खैर यहाँ से तो हावड़ा तक जाने में क्या परेशानी है। बुआ की शादी को भला कितने दिन हुए हैं, यह तो सबको याद है। पिताजी के संन्यास लेकर घर जाने से एक दिन पहले, यही कोई साल भर पहले। इसी दौरान फूफा जी जैसे एक आदमी को अपनी पहचान या उसका अस्तित्व खटाई में पड़ गया। उसकी अपनी कोई राय ही नहीं रही, हाँ या नहीं। ये मर्द लोग क्या बिना ऋण के होते हैं? पिछली बार जब वे शादी के बाद आए थे तो उन पर मेरी खासी श्रद्धा थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई भाव नहीं जागा। कैसा है ये आदमी? तुम्हारे जन्म जन्म के अपने पराए माँ बाप भाई बहन और नाते रिश्तेदार उन सब को छोड़कर, बल्कि उनको धोखा देकर तुम यहाँ चले आए। एक अच्छा भला आदमी क्या इतनी आसानी से बदल जाता है? क्या हम लोग भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे? लेकिन ससुराल या ऐसा ही कोई खास नजर नहीं आता, ना इनका कोई ख्याल आता है। और पति जैसा कुछ सोचने के बाद पर कोई खास लंबा चौड़ा रौबदार पैसे वाला आदमी भी याद नहीं आता। अगर इसी बेचारे नक्खा के गले में वरमाला डालनी पड़े तो वही सही, लेकिन उसमें भी एकदम से बदल जाने वाली ऐसी क्या बात है? वह तो जैसा है या होगा वैसा अभी से ही तो बना हुआ है। लेकिन मेरी परेशानी यह थी कि क्या बुआ इसी घर में हमारे साथ रहेगी? क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि सिर्फ एक साल पहले जिस बुआ के बिना इस परिवार के बारे में, सुख दुख के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता था, वह खुद हम सबको अनजान और अजनबी सी जान पड़ने लगी, असुविधाजनक लगने लगी है। अगर वह यहाँ रहने की ठान ले तो यह हम सबको एक अब अन्याय जान पड़ेगा, एक बेहुदा और अनचाहा फैसला जान पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मेरा विवाह हो जाने के बाद अगर मैं इस घर में दोबारा आना चाहूँ तो यहाँ बुटकी सोचने लगेगी यह तो अन्याय है, असंगत है, दीदी तो बाहर की आदमी है, पराई है। ठीक है, मैं तो शादी ही नहीं करूँगी, देखती हूँ कौन मेरी इस गद्दी से डिगा पाएगा मुझे। लेकिन अगर मैं कभी शादी ही नहीं करूँ तो बेचारे नक्षत्र का क्या होगा? वह क्या करेगा? क्या वह भी कुंवारा बिन ब्याह भी पड़ा रहेगा? और ऐसा हुआ होने देंगे उसके घर के लोग? बाबा यह नक्षत्र बाबू सिर्फ नक्षत्र ही किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, उससे प्रेम कर रहा है, उससे हंस बोल रहा है, किससे कहानी में मशगूल है, एक बिछावन पर उसे लिपटा पड़ा है, यह सब सोच कर पाना भी मेरे लिए असंभव है। मैं ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं कब से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि नक्खा तो मेरी ही संपत्ति है। ओह, लड़कियों का जन्म और जीवन तो जैसे आग की ज्वाला है, वह कभी कभी अपने जन्म स्थान उसकी माटी में फल फूल नहीं सकती, उसे फूलने या खिलने के लिए किसी दूसरी माटी की ओर चले जाने का इंतजार करना होगा। हमारे मकान में उस महिला को किराएदार के रूप में ना देखकर बुआ को थोड़ा संतोष जरूर हुआ, लेकिन आशीन डॉक्टर के अब भी लगातार आते रहने की खबर से वह बुरी तरह खींच उठी थी। और उसने कहा था, मुझे पता था, अच्छी तरह पता था यही होगा। अब अगर बेवकूफ़ी से अपने घर का दरवाज़ा खोलकर चला जाए तो चोर उचक्के तो इस घर में घुस नहीं जाएंगे। हालांकि मैंने ये सारी बातें सीधे सीधे माँ को नहीं बताई थी। बुआ श्रोता के तौर पर मुझे अक्सर दबोच लेती थी और 1 मिनट में 1000 बातें सुना डालती थी। और मैं भी कुछ कम थोड़े ना थी, आखिर उसी बुआ की भतीजी थी। मैं भी गोले दाग देती। बेवकूफ़ी किस बात की? तुम्हारे भैया तो इस घटिया और दमघोटू घर के बदले कितने विशाल और विराट संसार पर गए हैं। अब तो वे स्वर्ग के लंबे चौड़े बरामदे तक पहुंच गए हैं। ओ माँ, तू क्या कह रही है? बुआ ने छूटते ही सिर पर आसमान उठा लिया था। तू उस अभिज्ञा चक्र के बारे में मुझे बता रही है? और उसने अभिज्ञा चक्र को बहुत बुरी तरह कोसना शुरू किया। यह क्या भूत उचारे राम नाम? अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने बड़े चिकने कागज पर लिखा था कि अगर वह शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ती तो उसे उस स्वर्गलोक का पता मालूम होता तो कब की वहाँ चली गई होती और घर संसार के तमाम बेहुदे चक्कर से मुक्त हो गई होती। और अब जो जी में आता है बोल बक रही है। पता नहीं मैंने कब और कहाँ पढ़ा था, पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। गिलास में रखो तो गिलास, थाली में रखो तो थाली की तरह। अचानक मुझे उस बात की याद आ गई।
इसी तरह शायद मन का आकार भी बदलता है, पल में तोला पल में माशा। मन का सांचा भी कुछ इसी तरह बदल सकता है। लेकिन अचानक इस बदलाव की वजह क्या थी? वजह यह थी कि बुआ को अब इस बात का पता चल गया है कि उस स्वर्गीय लोक या स्वर्गोपम लोक के बारे में उसने जो कुछ सुना या सोचा था वह सब गलत था। बुआ जी के भैया साहब पहली नज़र में ही कुछ मदहोश हो गए। उन्हें अच्छे बुरे का कुछ पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे वह तिलिस्म या मायाजाल कटता जा रहा है, या फिर उनकी आंखों में लगाया गया मायावी अंजन या काजल धुल सा गया है। अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने जो देखा था समझा था वह सब धोखा था, जो उन्हें रंगीन चश्मे से दिखाया गया था। दरअसल बुआ को पिताजी की यह एक और लंबी चिट्ठी मिली थी। उसमें उन्होंने जो कुछ लिखा था उसमें उनके मोह भंग का पता चला था। पहले तो उन्होंने लिखा ही था कि कानी उंगली हिलाए बिना उन्हें ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती थी और वहाँ का सारा माहौल एकदम दिव्य और राजसी था। और कुल मिलाकर बस दो ही काम थे, आध्यात्मिक चेतना का विकास और योग की कक्षाओं में सम्मिलित होना। उस आनंद और आह्लाद की धुंध अब छट चुकी थी और सब कुछ गोरख धंधा ही जान पड़ता था। अब वह देख रहे थे कि प्रत्येक सदस्य या आश्रमिक के लिए श्रमदान अनिवार्य है। वहाँ के बाग बगीचों की नियमित देखभाल, निराई गुड़ाई और सिंचाई, वहाँ इस मामले में किसी को छूट नहीं। काले गोरे, औरत मर्द, बच्चे बूढ़े, देशी विदेशी में कोई अंतर नहीं। लेकिन पात्र के अनुसार खेत और बागान में काम का बंटवारा जरूर किया गया है। किसी को गुलाब और गुलाबदंडी के खेत मिले हैं तो किसी को गन्ने के खेत और खमार। यहाँ तो उनकी दिनचर्या का 1 घंटा ही बीतता था। लेकिन यह विशाल कर्म यज्ञ या कर्म कांड भी काफ़ी लंबा चौड़ा था और काफ़ी तामझाम से पूरा किया जाता था। वहाँ जो जिस काम के लायक समझा जाता था उसे उसी काम में झोंक दिया जाता था। इसलिए भाई आनंद स्वरूप को चक्र कार्यालय के ऑडिट विभाग का काम दे दिया गया। इसकी वजह यह थी कि आनंद लहरी अपनी जीविका जुटाने के लिए जीवन भर इसी कार्य से तो जुड़े हुए थे। खैर, यहाँ तक तो एक तरह से ठीक था, लेकिन अब पता चला कि उन्हें लगातार 3 वर्षों तक यहीं रहना और यहीं काम करना पड़ेगा। उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। साथ ही एक नियम यह भी है कि नए सदस्यों में से जो लोग जिन जिन अंचलों से हैं उन्हें उन स्थानों से काफ़ी दूर रखा जाएगा। इससे पुराने स्थानों तथा अपने आत्मीय और परिचित लोगों से मिलने जुलने तथा उनके बारे में खामखा चिंता करने की मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है। और इन विधि निषेधों के कारण पिताजी के मामले में यह फैसला लिया गया था कि वे 3 सालों के लिए कलकत्ता तो क्या पूरब की तरफ जा भी नहीं पाएंगे। इसलिए आने वाले महीने में ही जब प्रभुपाद जी अपनी कलकत्ता शाखा के एक विशेष आयोजन पर यहाँ पधारेंगे तो उनके साथ उनकी अंतरंग सहचरी के तौर पर प्रज्ञा परमा तो यहाँ पधार रही हैं, लेकिन भाई आनंद स्वरूप जी के यहाँ आने की कोई रत्ती भर उम्मीद नहीं। लेकिन यही प्रज्ञा परमा भला अपने अंचल की ओर क्यों आना चाहती हैं? यहाँ तक कि वे अपने पुराने घर संसार और जीवन में भी झांक सकती हैं। यह सब अलग मामला है। अलग अलग लोगों के लिए अलग नियम और नियमों में छूट। और फिर उनके साथ जो विदेशी भक्त हैं, क्या उन पर भी वह देसी नियम लागू होते हैं? ऐसा नहीं होता। इन सारी बातों के अलावा अब बुआ के भैया की मोहमुक्त दृष्टि में यह बात साफ हो गई कि जो आर्थिक दृष्टि से जितना संपन्न है वह उतना ही बड़ा भक्त है। रुपए के आंकड़ों में ही यहाँ के सहयोगियों और कार्यकर्ताओं की हैसियत का पता चलता है। और इस मामले में तो भाई आनंद स्वरूप का खाता एकदम खाली है। इसलिए बड़ा भक्त होने का अधिकार या गौरव पा लेना उनके लिए कभी भी संभव नहीं होगा। हाँ, यहीं पड़े रहें यही बहुत है। और इसकी योग्यता बनाए रखने या इस हैसियत को खरीद पाने के लिए उन्हें सुबह से शाम तक वहाँ भी पसीने बहाते रहना है। बुआ ने तूफानी रफ्तार से सब कुछ बताया था और अंतिम प्रसंग तक पहुँचते पहुँचते तो एकदम से रोने लगी और फूट फूट कर बोली, मैंने सोचा था कि अगले आयोजन में भाग लेने भैया कलकत्ता जरूर आएंगे। ऐसे ही किसी एक और मौके पर पता नहीं उनके घड़े से अचानक पानी बहने लगा था। एक दिन शाम बुआ खूब सज धज कर आई और हमारे अड्डे में शामिल हो गई। इतना ही नहीं, जिस आशीन डॉक्टर के बारे में वह बेहद कटु हो गई थी, उसी आशीनदा के साथ खूब हंस बोल बतिया रही थी। उसकी जुबान भी वैसी बम्बैया मेल थी, कैंची की तरह कच कच चलने वाली। उसकी जुबान से भला कौन लोहा ले सकता था। और यह किसी एक दिन की बात नहीं थी। और उस दिन शाम के प्रधान वक्ता आशीन डॉक्टर नहीं थे, खूकू थी। मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि मैंने न केवल नक्खा को उस शाम उसमें भाग लेते देखा, बल्कि वह मेरे काफ़ी पास बैठा था।
इसका फ़ायदा यह था कि इससे कानाफूसी करके और हाथ पैर पर चिकोटी काटकर बात कही जा सकती थी। बुआ ने एक बार पूछ लिया था, आशिंदा तुम कभी गुरुजी के उस मुख्य आश्रम में गए हो? आशिंदा हंस पड़े और बोले, अरे मैंने बताया था ना, वह तो मेरी ससुराल की बस्ती है। हनीमून के लिए ली गई छुट्टी वहीं जाकर बितानी पड़ी थी। लेकिन तब तो वह आश्रम एक नन्ही सी पौध ही था। इतना बड़ा बरगद कहाँ बना था। और तब में और अब में बड़ा फर्क है। तब हजारों एकड़ जमीन पर आध्यात्मिक गेहूं के खेत, भुट्टे के खेत 20-50, फिर 100 एकड़ जमीन पर परम आध्यात्मिक डेयरी और पोल्ट्री फार्म तैयार नहीं हुए थे। स्कूल, कार्यशाला, बुनाई घर और बाकी कई छोटे बड़े केंद्रों के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन इतना तो मानना ही होगा, प्रभुपाद जी प्रणमय व्यक्ति हैं। मैं तो उनको हर घड़ी प्रणाम करता रहता हूँ, सलाम, आदाब और नमस्कार करता रहता हूँ। लगता है प्रभुपाद जी पर तुम्हारी बड़ी भक्ति है, बुआ जी ने डॉक्टर से यह तीखा सवाल किया था। आशीन डॉक्टर ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर माथे से लगाया और कहा, अरे भाई, भक्ति नहीं होगी भला। जो व्यक्ति अपनी सोच को कार्य में बदल दे, उनके प्रति मैं बड़ी भक्ति रखता हूँ। दूसरे वे तो अद्भुत आदमी हैं, विश्वकर्मा हैं। हम लोग कभी स्वप्न में भी सोच सकते हैं जैसे उन्होंने कर दिखाया। बुआ ने बेधड़क पूछ लिया, मैंने सुना है तुम उनके रुपए भी भेजते रहे हो। अरे हम लोग भला क्या भेजेंगे उन्हें, रुपया पैसा भी कोई चीज़ है? वह तो समुद्र के पांव पखारने जैसी बात है। लेकिन इतना तो है कि प्रभुपाद जी की कृपा से ही हमारी इतनी तरक्की हुई है। क्या तुम ऐसा मानते हो? बुआ तेज होती चली गई। अरे बाबा, क्यों नहीं मानूंगा? नहीं मानूंगा तो जाऊंगा कहाँ? पहले मैं क्या था? एक टाई फिश कंपनी का अदना सा मैनेजर। अब क्या हूँ यह सब कहने की? मैंने तो यह भी सुना है कि तुमने ऐसी कोई दवा ढूंढ निकाली है जिससे कि ओह, यह सब तो ऊपर वाले की कृपा। ऊपर वाला माने? आशीन डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो यही जान पड़ता है कि तू अब तक खुकू ही रह गई। हर बात में माने, हर बात का मतलब कहकर ताल ठोकने लगती है। तुम मेरा सवाल टाल रहे हो। लो देखो, मैं इनकी बात भला क्यों टालने लगा? अरे वो सीधे साधे भले आदमी, आप सुन रहे हैं इनका सवाल? सीधे साधे भले आदमी यानी फूफा जी। उन्होंने हंसते हुए कहा, सुन लिया भाई, अब तो सिर्फ सुनने का ही पार्ट निभा रहा हूँ। आशीन डॉक्टर उनकी बात से ठठाकर हंस पड़े, फिर बोले, मैं आपको जितना सीधा साधा समझता था आप उतने हैं नहीं जनाब। अचानक बुआ ने एक बात कुछ इस तरह से कह दी कि हम सब हैरान रह गए। अरे तुम क्या थे? वह जैसे फट पड़ी। और जो आदमी तुम्हारी घरवाली को फुसलाकर अपनी बनाए हुए है, तुम उसे शक्तिवान बताकर उसकी भक्ति कर रहे हो और उसके चरणों में अपना सब कुछ लुटा रहे हो? यह भी कोई बात है? हम सबको तो जैसे काट मार गया। सौभाग्य से माँ उस समय चाय वाय के इंतजाम में गई हुई थी। घर पर आए मेहमानों की अवाभगत का इंतजाम सिर्फ चारूदी पर कैसे छोड़ा जा सकता था भला? मुझे तो यही लगने लगा था कि हमारे स्मार्ट डॉक्टर साहब को यह सुनकर जोरदार धक्का सा लगेगा। उनका चेहरा एक बारगी तमतमा जाएगा और वे लाल पीले होकर पांव पटकते यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बड़ी शांति से सिगरेट से निकालकर सुलगा लिया। इसके बाद मीठी मुस्कान के साथ बोले, मनुष्य का हृदय महासागर से भी अधिक गहरा है, तू यह समझ ले रे खुकुरानी। इसके बाद ही माँ चारूदी के साथ लेकर चाय और ढेर सारा जलपान लेकर कमरे में दाखिल हुई। लेकिन अब यहाँ धमा चौकड़ी जैसी कोई बात नहीं रही। माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है, सारी बातें खत्म हो चुकी क्या? मेरे सुनने सुनाने लायक कोई बात नहीं बची? आसीन डॉक्टर ने इतने सारे लोगों के सामने रहते हुए माँ की तरफ बड़ी चमकीली और पारदर्शी नज़र के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अरे गपबाजी भी कभी खत्म होती है, अड्डेबाजी का भी कभी अंत होता है। यह तो अनंत और अछोर है। इसके बाद एक और घटना घटी थी। घटना और क्या, मेरे लिए तो वह घटना ही थी। नक्षत्र जब अपने घर जाने को उठा तो मैं उसके साथ नीचे वाले कमरे तक आ गई और बैठकी के सामने खड़े होकर कुछ पूछने को थी कि तभी सामने वाले दरवाजे के सामने ही माँ दबी जुबान में कुछ कह रही थी। ओ डॉक्टर, तुम्हारे पास जो कुछ है बाहर निकाल कर रख जाना, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद कुछ देर बाद आशीन डॉक्टर ने कहा, थैंक्स गॉड, पता नहीं आज सुबह किसका मुँह देखकर घर से निकला था। माँ ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे बाप, इतना ज़्यादा? नहीं, मुझे इतना नहीं चाहिए। किसे मालूम था कि तुम इतने सारे रुपए लेकर घर से बाहर निकलते हो? ओह मेरे बड़े भाग, जिस दिन देवी को थोड़ी सी दया दृष्टि हो और उस दिन मुझे अपनी कृपा से वंचित मत करना। बात क्या थी, उठते बैठते धन्य होने का अवसर बार बार जुटता जा रहा था। मिलने को तो बस मेरे नसीब में इतना ही है, इस पर कभी नज़र मत लगाना, तुम्हारी कसम। बस इसके बाद
डॉक्टर की कार के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। नक्षत्र और मैं दोनों ही भूल गए कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद नक्षत्र ने कहा, अच्छा मैं भी जा रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने आज तुम्हारे खास तौर पर बुलाया था, लेकिन बुआ के आने से सब गुड़गोबर हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, बुआ ने हमारी चौकड़ी को खूब जमा दी, लेकिन पहले झटके में तो बुरी तरह हिल गया था मैंने जब तेरे को चिकोटी काटी थी, तूने समझा मैंने वैसा क्यों किया? वह कुछ घबरा गया, बोला पहली बार तभी ना जबकि अच्छा रहने दे, अब इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि माँ इतना ज़्यादा बदलाव कहाँ से आया? मेरी माँ जो हमेशा स्वाभिमान में डूबी रहती थी, मुझे तो रोना आ रहा है रे नक्खा। क्या तू समझ रहा है कि माँ ने आशीन डॉक्टर से? नक्षत्र ने मेरे कंधे पर हौले से हाथ रखा और फिर धीरे से कहा, हाँ समझ गया, लेकिन हाँ इसमें इसका क्या दोष? घर का दायित्व भी तो है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। फूफा वगैरह आए हैं, पता नहीं ये लोग कब तक यहाँ रहेंगे। मैंने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, मुझे पता है ये सब अब हमेशा के लिए यहाँ आ गया। बुआ को सड़ी गली ससुराल पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि यहाँ कर रहे हैं। और क्या, वह तो पिछली बार ही कह गई थी कि इस घर पर उसका आधा हिस्सा बनता है। अब वह चाहे तो यहाँ डेरा डाल सकती है। माऊ, क्या हुआ? क्या तू भी कभी इसी तरह इतने बुरे ढंग से बदल जाएगी? मैं परे हट गई। मैंने उसकी पीठ पर एक जोरदार चपत जमाते हुए कहा, बहुत दिनों से पीठ पर धौल नहीं पड़ी, इसलिए क्या पीठ सुरसुरा रही है? वह मुस्कुराया और उसने मेरे चपत वाले हाथ को कुछ देर तक अपने हाथ में थामे रखा, फिर चला गया। लेकिन उसके चले जाने के बाद मैं अपने घर का दरवाजा, घर के सामने वाली सड़क पर जिस रास्ते पर कुछ दूर बढ़ने पर नक्षत्र के घर का दरवाजा दिखाई पड़ता है, और जिस मोड़ तक हम अपने पिताजी को अपने घर के बरामदे से देखा करते थे, ताकती रही। अचानक यह सब देखकर मुझे बड़ा दुख होने लगा और मेरे सीने में जैसे धुआं सा उठने लगा। यह घर कभी बुआ जी का अपना घर था, बल्कि मुझसे कहीं ज़्यादा उनका था, क्योंकि यह घर बुआ के पिताजी ने ही बनाया था। लेकिन आज मैं यह सोच रही थी कि बुआ जबरदस्ती इस घर पर अपना दखल जमाना चाह रही है और इसलिए यहाँ आई है। नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूँगी। मैं किसी भी कीमत पर अपनी इस जगह को, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, छोड़ नहीं सकती। पता नहीं क्यों मुझे आज बड़ा रोना आ रहा था। क्या इसलिए कि मेरे मन में सिर्फ घर की बातें ही उमड़ घुमड़ रही थी, या फिर मेरी माँ मेरी नज़रों में गिर जाने पर इसे अधःपतन ना कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? माँ ने खुद उस बेहुदे डॉक्टर से हाथ बढ़ाकर रुपए मांग लिए। हाँ, वह बेहुदा नहीं है तो और क्या है। हर घड़ी माँ के चेहरे को आंखें फाड़ फाड़ कर घूरता ही रहता है। 2 दिनों के बाद बुआ को हमारे घर छोड़कर फूफा जी वापस चले गए। जाने के पहले माँ को झुककर प्रणाम करते हुए उन्होंने बेवकूफ़ों की तरह हंसते हुए कहा, अभी तो आपकी घर गृहस्थी पर ही बोझ डालकर जा रहा हूँ, जितनी जल्दी हो कोई ना कोई इंतजाम कर लूँगा। माँ चुप खड़ी रही। अपने ट्रांसफ़र के लिए मैंने बड़ी कोशिश की थी। वहाँ इतना लंबा चौड़ा घर है, बागान है, पोखर है, खुली जगह है, लेकिन इसकी जिद का क्या किया जाए? बस नहीं रहना तो नहीं रहना। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने ट्रांसफ़र की बात तो पहले से ही सबको बता रखी है, हो पाएगा? देखिए, वह तो मैंने वैसे ही कहा था, लेकिन इस बात को लेकर इतनी खींचतान होगी मैं नहीं जानता था। अब घर जाकर घर वालों को क्या बताऊंगा, कुछ समझ में नहीं आता। यही कि कोई बहाना बनाना होगा कि डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर ने कहा कि अभी दिल कमज़ोर है, ज़्यादा चलना फिरना ठीक नहीं। माँ ने हैरानी से पूछा, घर जाकर यह सब बताओगे? और चारा भी क्या है? अब मुझे तो वहाँ भी अपनी इज्जत बचाए रखनी है। कितना कुछ करना पड़ता है, अपनी इच्छा के विरुद्ध, अपने विवेक के विरुद्ध। माँ ने उनकी तरफ देखते हुए अचरज में भरकर पूछा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यह भी तो कहो, इसमें डरने की क्या बात है? डर? फूफा जी ने खींच भरे स्वर में कहा, वह कहती है कि अगर वहाँ से उद्धार नहीं किया तो वह गले में फंदा डालकर झूल जाएगी, जहर खा लेगी या किरासिन डालकर खुद को आग में झोंक देगी। माँ ने अचानक अपनी हथेली पर माथा टिकाया और कहा, माय गॉड, इतना सब कुछ कर डालेगी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि पहले क्या करेगी और बाद में क्या करेगी। फूफा जी कमज़ोर पड़ते हुए कातर स्वर में बोले, आप तो मजाक कर रही हैं, लेकिन आप मेरी जगह होती तो मेरी हालत समझ पाती। माँ थोड़ी संयत हुई। उसने कहा, मैं तुम्हारी हालत समझ रही हूँ, लेकिन भाई साहब मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि इस खुकू को तो मैं वैसे ही एक नई नवेली बहू के रूप में जानती थी। उसको यह सब आड़ी तिरछी समझ कहाँ से आ गई? अब तो यह सब देख सुनकर मुझे खुद पर अफसोस होने लगा है कि हमारे हाथों में हर तरह की बीमारी का इलाज है, लेकिन इस बारे में तो कभी पता ही नहीं था। और अब हम ही लोग बेवकूफ़ों की तरह बैठे हैं। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, खुकू यहाँ मज़े में रहेगी। मज़े में तो
थी ही, खामखा बीमारी का बहाना बनाकर। फूफा जी ने अपनी निराशा जताने के लिए गहरी सांस के साथ कहा, हालांकि मेरी दूसरी भाभियां तो हमेशा हमारे पुश्तैनी घर में ही रही हैं। फूफा जी चले गए। उन्हें देखकर सचमुच मुझे उन पर बड़ा तरस आया, लेकिन अब मैं बुआ को अच्छी तरह समझ गई थी। यह ठीक है कि बचपन में घर बार संभालने के बावजूद पिताजी की शादी करने पर और माँ के आने और घर गृहस्थी का भार संभाल लेने के बाद खूकू बुआ के पांव कभी ठीक से जमीन पर पड़े नहीं शायद। और तभी उसने मन ही मन यह सपना देखा था कि शादी हो जाने के बाद उसे अपना कोई राजपाट मिलेगा और वह वहाँ की राजरानी होगी। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो पाया कि सारा गुड़ गोबर, मिठाई में रेत। अब जीवन भर उसे इसी संसार में रहना होगा। उसने जैसा चाहा था वैसा सुखी जीवन तो आने से रहा। सिर पर सवार सास, सास की तरह ही झक्की एक विधवा ननद और इन सब के ऊपर दो दो जेठानियां। ऐसे में वे सुख चैन भरे दिन और पलछिन तो आने से रहे। और यही वजह थी कि वह पहली रात ही में ही बिल्ली मार डालना चाहती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं हर किसी को थोड़ा थोड़ा समझ लेती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को समझ नहीं पाती तो वह और कोई नहीं, मेरी अपनी माँ है। सचमुच उसे समझ पाना असंभव ही है। फूफा के चले जाने के बाद दूसरे दिन बुआ ने माँ के एकदम पास आकर, बल्कि देह से देह सटाकर कहा, भाभी वह खुद यह साहस नहीं जुटा पाया था, उसने यह तुमको देने को कहा है। और यह कहकर उसने 100 के 4 नोट अपनी मुट्ठी में से निकाले और माँ की गोद के ऊपर रख दिए। अरे यह क्या? माँ ने उसकी तरफ देखकर कहा। अच्छा तो कुछ खरीदारी वगैरह करवाने की बात है? खरीदारी की क्या बात है? बुआ ने कहा, अब देखो ना, तुम्हारी इस मुसीबत की घड़ी में वह मुझे तुम्हारे भरोसे छोड़ गया। आखिर लोकलाज भी तो कोई चीज़ है। माँ के होठों पर वही रहस्यमय मुस्कान खेलती रही। उसने कहा, ओह अच्छा, तो परिवार के लिए राशन पानी का खर्चा? और जब उनकी ही इस बात का साहस नहीं हुआ तो फिर कहाँ से इतना साहस? तुम्हें तो पता है ना, मैं शुरू से ही बेवकूफ़ और बेशरम। पता है, कहकर माँ हंस पड़ी। फिर बोली, अब तो और भी हो गई है, यह भी जानती हूँ। ले अपने रुपए उठा और अपने आंचल में बांध। वाह, अपने आंचल में बांध लो, इसका क्या मतलब है? वह तो घर की ज़रूरतों के लिए दे गया है। अभी तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पड़ी तो ले लूँगी। तुम कभी हाँ कहती भी हो, तुम्हें ऐसा कुछ खास लगता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे इस अभाव और असुविधा से भरी गृहस्थी में तुम्हारे कंधे पर खामखा एक और बोझ रख दिया गया। माँ ने बड़ी शांति से कहा, मेरी गृहस्थी को देखकर तुम्हें क्या ऐसा लगने लगा है कि हम बड़े अभाव और असुविधा में हैं? यह बात सुनकर बुआ जैसे सुलग उठी और उत्तेजित होकर बोली, हाँ ऐसा लगता तो नहीं है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा रौनक दिखाई पड़ती है। यहाँ आकर सब कुछ देखने के बाद मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह सब आखिर कहाँ से हो रहा है। तुम्हारी तो ले देकर वही आमदनी है। मेरी? अरे दूर, मेरी आय व्यय तो समुद्र के पाँव में पानी डालने जितनी है। बुआ तो और भी हैरान हो गई। जैसे उसने पूछा, तो फिर किसके रुपए से इतना कुछ हो रहा है, तो बताओ। दरअसल अंदर ही अंदर जो संदेह बुआ को कुरेद रहा था वह बातों बातों में फूट ही पड़ा। लेकिन माँ ने इस बात की अनदेखी करते हुए कहा, और भला किसके? गौरी सेन के। इस संसार में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं एक आध गौरी सेन तो होती ही है। बुआ का चेहरा एक बार भी बुझ गया। तो भी मैं बोली, हूँ, मुझे तो आते ही इस बात का संदेह हुआ था, लेकिन गौरी सेन तुम्हें भले ही कुछ देकर कृतार्थ करे, तुम उसे किस खुशी में ले रही हो? बुआ इसके पहले माँ से इतना खुलकर कभी बात नहीं करती थी। वह माँ के प्रति सम्मान का भाव रखती थी, लेकिन शादी के बाद वह जैसे माँ की बराबरी करने लगी थी। माँ ने भी कुछ वैसे ही भाव से उत्तर दिया था। लो और सुनो, गौरी सेन के रुपयों के लिए खुश ना खुश होने की क्या जरूरत है? क्या तुझे गौरी सेन के इतिहास मालूम नहीं? जहाँ कहीं बारिश होती है वहीं वह छतरी थामे खड़ी रहती है। बुआ का चेहरा तो देखने लायक था। वह बुझे स्वर में बोली, लेकिन अब किस मुंह से इस घर में उसने कदम रखा था? मैं तो यह देखकर सचमुच हैरान रह गई थी। अपनी उस कुढंगी बहू के लिए ही तो वह हमारे घर संसार के सारे सुख में आग लगा गई। और वह, माँ ने अपने चीर परिचित लहजे में कहा, किसके चलते क्या होता है? यह कहना बहुत कठिन है कुकू रानी। अब अगर किसी के मन प्राण में अचानक वैराग का तूफान उठ खड़ा हो तो? वैराग का तूफान नहीं, ठेंगा। मुझे अब सारी बातों का पता चल गया है। उस बेढंगी ने हवा में पाल क्या खोल दिया। भैया ने आओ देखना तब एक सड़ी हुई बस्ती में मुझे किसी चरवाहे के गुहाल में झोंककर विदा हो गए, बस। माँ ने संयत स्वर में कहा, अच्छा मैं तेरी बात मान भी लेती हूँ, लेकिन तेरे परम पूजनीय दादाजी क्या इतने भोले हैं कि और कोई बड़ी चीज उनके हाथ नहीं लग पाई? एक बेढंगी औरत के उकसावे में आकर ही उसने घर संसार छोड़ दिया। लेकिन लड़की के पति ने क्या अपराध किया था?
मुझे नहीं पता, बुआ ने झुंझलाकर कहा, लेकिन उसके मन में अपराधी अपराधी भाव रहना जरूरी था। माँ ने खुली हंसी हंसते हुए कहा, हाँ शायद ऐसा ही है, और इसलिए वह इसकी कीमत चुका रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। सन्यासी बाबू थोड़ा टुकड़ा दिए गए घर संसार की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया है। मुझे तो यह कहने में कोई संकोच नहीं कि वह एक जिम्मेदार आदमी है। बुआ को इस बात का कोई जवाब देते नहीं बना, तो भी वह बोल उठी, यह सब तुम्हारी मनगढ़ंत बातें हैं। घर के बाहर 5 लोग इन सारी चीजों को बिना आंखों के देखते हैं। इस बारे में कभी सोचा भी है तुमने? 5 लोग? अरे बाबा, मुझे 5 लोगों की आंखों की ओर देखने का समय कहाँ है, लेकिन एक आदमी की ओर जरूर देख रही हूँ, और यह भी जानती हूँ कि तू इसे अच्छी नज़र से नहीं देख रही। हो सकता है तू अकेले ही 5 आदमी बनकर खड़ी हो जाए। इस दुनिया में यही तो होता है, घर के लोग ही बाहर खबरें फैलाते हैं। बुआ सचमुच घबरा गई थी, फिर भी उसने अपनी बात पूरी की। मैं अपनी नहीं, लोगों की बात कह रही हूँ। तो लोगों की बात जाने दे और रुपए उठा। और इतना कहकर माँ ने उन रुपयों को बुआ की गोद में फेंक दिया। बुआ ने आपत्ति की, मैं इन्हें लेकर क्या करूँगी? माँ एक बार फिर पहले की तरह मुस्कुरा कर बोली, लो सुन, रुपए लेकर क्या करूँगी? क्या तुझ में भी जोगन बनने की धुन सवार हुई है? लेकिन यह सुख भी क्या मन में रखे जाने वाली चीज है? किसी के मन में रहती भी है? यह तो एक उड़ते पंछी की तरह है। वह मन के पिंजरे में बंदी रहना नहीं चाहता, उड़ता फिरता है, और लोग उसे पकड़कर मन के अंदर जकड़ देना चाहते हैं। संभव है? ऐसा संभव होता तो फिर बुआ के मन को सुख क्यों नहीं है? वह जैसा चाह रही है सब कुछ तो वैसा ही हो रहा है। फूफा ने पत्र लिखकर बताया है कि उनके तबादले का आदेश हो चुका है। वे अगले महीने की 1 तारीख से ही काम पर आ जाएंगे। पहले तो यहीं से दफ्तर आएंगे जाएंगे, इसके बाद हावड़ा इलाके में अगर कोई फ्लैट किराए पर मिल जाए तो। लो सुनो, माँ ने कहा, यहाँ से हावड़ा दफ्तर आना जाना यह भी कोई बात हुई? और वह इधर इधर फ्लैट क्यों खोजता फिरेगा? यहाँ तो अपना घर है ही। अरे खुकू, इस घर का आधा हिस्सा तो उसी का है। अगर तुझे ठीक लगे तो ऊपरी तले पर चली जा, हम लोग नीचे आ जाएंगे। बुआ ने तनिक झेंकते हुए कहा, नहीं नहीं, हमारे लिए नीचे वाला तला ही ठीक रहेगा। यहाँ रसोई घर वगैरह की भी सहूलियत है, और हम लोग कुल मिलाकर 2 ही तो प्राणी हैं। 3-3 कमरे लेकर करेंगे भी क्या? क्यों? जैसा जी में आए वैसा सजाना संवारना, सुख से अपनी गृहस्थी बसाना, ऐसी खुली दावत थी। लेकिन बुआ अपने लिए वही सुख तो जुटा नहीं पाई। अपना घर संसार सजाने संवारने के बहाने जब जी में आता, खरीदारी के लिए बाजार की तरफ निकल जाती। मनपसंद चीजें खरीद तो लाती, लेकिन उसके मन में कोई खुशी ना थी। कभी कभी माँ के पास घुटने टेक देती और रुआ से स्वर में कहती, अब उन घटिया लोगों का व्यवहार देख रही हो ना भाभी? 3 हफ्ते निकल गए मुझे यहाँ अकेला छोड़े हुए। इस बीच वह एक दिन के लिए भी मुझे देखने नहीं आया। माँ ने हंसते हुए कहा, तू ऐसा क्यों कह रही कि तुझे अकेला छोड़कर चला गया? वह तो मुझे हर रोज एक चिट्ठी डाल रहा है। चिट्ठी लिख दी, बस हो गया? कागज और आदमी क्या एक समान है? अब की बार कलकत्ता आकर उसे यहाँ गृहस्थी बसानी होगी। यह सोचकर अपने घर के लिए उसकी जान फंसी हुई है। वह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक अपने घर में रह ले। पता नहीं उसे वहाँ क्या मजा आता है। ले देकर वहाँ है क्या? वही चरवाहो जैसा गोहाल। माँ ने थोड़ी गंभीर मुस्कुराहट के साथ कहा, उस गोहाल की गायें तो उसकी माँ, बहनें, बाप भाई और भाभी बुआ वगैरह होंगी ना। बुआ ने जैसे मुंह चिढ़ाते हुए कहा, वह तो बचपन से ही उनके साथ रहता है, इसमें कौन सी नई बात है? मुझे ऐसा लगता है कि उस आदमी के साथ अपनी घर गृहस्थी बसाना तो जैसे हथेली पर सरसों उगाना हो। मैं यह अच्छी तरह समझ गई हूँ कि उसकी देह यहाँ पड़ी होगी और जान वहाँ। मैं अचानक ठठाकर हंस पड़ी। फिर तो सचमुच बड़ी लाचारी है। मन के पाँव में कोई भारी बेड़ी डाली जा सके, ऐसा आविष्कार तो अभी तक हुआ नहीं। यानी यह तय है कि सुख एक ऐसी चीज है जो बंद मुट्ठी से छिटक कर भाग जाता है। बड़ा भारी उस्ताद है ये। आदमी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाने के बावजूद मन का कोई ना कोई कोना सूना ही रहता है। चाहे जो भी हो, अपनी घर गृहस्थी संवारने में बुआ जी जान से लगी है। अब ले देकर यह घर संसारी तो उसकी चाहत है, लेकिन इस घर संसार का शब्द का अर्थ क्या है? क्या यह चूल्हा, चक्की, बर्तन, बासन, करछुल, बेलन, खाट, मसहरी, टीवी, फ्रिज या दुनिया भर के साजो सामान और बेशुमार तामझाम का दूसरा नाम है? क्या इसी के लिए युवतियां इतनी ललायित रहती हैं? इस अकेले संसार को पाने के लिए कितना खून पसीना एक किया जाता है, कितने रास्ते तय किए जाते हैं, कितने घोरक धंधे होते हैं, हिसाब किताब लगाए जाते हैं, और इसकी खातिर कितनी बेशर्मी बेरहमी से पाला पड़ता है। हाँ, बेशर्मी तो है।
क्योंकि बर्तन भांडे छलनी करछुल फ्रिज टीवी के साथ साथ मन के रूप में एक गुलाम के तौर पर एक आदमी भी तो रहना चाहिए। उसे उसके जन्म जन्म के बंधन या बीड़ी से मुक्त कर अपनी मुट्ठी में बंद नहीं रखा गया तो। मैं इतनी सारी बातें सोचना नहीं जानती थी, लेकिन बुआ के आने के बाद उसे देखते देखते मैंने बहुत सी बातें सीख ली। लेकिन दूसरी तरफ क्या मेरी माँ ने भी ऐसा किया था? माँ के घर संसार में बुआ भी थी और दादाजी भी, यहाँ तक कि इनके गांव से लगातार कोई ना कोई आता रहता, और माँ तो सबके साथ अपनी गृहस्थी। तो क्या माँ ने कोई गलती की थी और उन सबके हाथों में से एक आदमी को छीनकर अपनी मुट्ठी में नहीं रख पाई, इसलिए तो वह फिसल कर निकल भागा? और सचमुच पिताजी तो हमारी घर गृहस्थी से हमारे जीवन में एक रहस्य, एक जिज्ञासा बनकर रह गए। अच्छा होता हमारे जीवन को उन्होंने बारूद के साथ मिलाकर या मिटाकर रख दिया होता। अशीन डॉक्टर को देखते ही बुआ दौड़ी चली आती, लेकिन आज खुद डॉक्टर ने घर में कदम रखते ही पुकारा, अरे ओ खुकू रानी, सुन ले, यह देख अभिज्ञा चक्र उत्सव का आमंत्रण पत्र। श्रीमती प्रज्ञा वर्मा ने 4 कार्ड भेज दिए। लिखा है जो भी इस कार्यक्रम में आना चाहे साथ आ सकते हैं। कुकू ने इन 4 कार्डों को जैसे चील की तरह झपट लिया। बड़े ही खूबसूरत ढंग से लिखा गया कार्ड, ऊपर संस्कृत में श्लोक और फिर अंग्रेजी में लिखी पंक्तियां आमंत्रण जताती हुई। कार्ड के सबसे ऊपर अभिज्ञा चक्र का चक्राकार चिन्ह, कार्ड के पीठ पर कार्यक्रम की सूचना अंग्रेजी और देवनागरी में। बड़ा लंबा चौड़ा अनुष्ठान है। 3 दिनों तक कार्यक्रम चलते रहेंगे। होम, यज्ञ, वेद पाठ, नामी गिरामी गायकों वादकों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सायंकाल में आरती, नृत्य और इसके बाद प्रसाद वितरण। बुआ ने एक एक शब्द पढ़ने के बाद पूछा, यह प्रसाद क्या, वही पत्तल खिचड़ी? अशीन डॉक्टर ने अपना सिर पीट लिया और कहा, खिचड़ी? तू है कहाँ? वहाँ क्या यही गवारू तमाशा होगा? क्या तेरी समझ है? प्रसाद का मतलब है केक, पेस्ट्री या वाई जैसी कोई चीज, पैकेट नुमा टिफिन। उनके भक्तों में कुछ बड़े बड़े होटलों के मालिक हैं, वे रोजाना 1000-2000 पैकेट सप्लाई करते हैं। इसके साथ ही एकदम विशुद्ध प्रतिष्ठानों से वैष्णव मिठाइयाँ और कचौड़ियों के पैकेट भी आते हैं। वे सब अपने आप संबंधित दफ्तरों में पहुंच जाते हैं। इनमें ऐसा तालमेल रहता है कि कोई परेशानी नहीं रहती और पूरे इंतजाम में जरा सी चूं चा तक नहीं होती। बुआ आंखें फाड़कर सारी बातें सुनती रही। हैरानी भरे स्वर में उसने पूछा, परमा भाभी ने खुद काट दिया? हाँ, कल शाम वे इसी पापी की कुटीर के में अपने चरणों की धूल दे गई थी। किसी के घर आने जाने के नियम हैं उनके लिए? बुआ ने पूछा, क्या इसमें मनाही नहीं? अशीन डॉक्टर हौले से मुस्कुराए, फिर बोले, क्या पता चक्र के संविधान में क्या है, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नियम और निषेध वगैरह क्या सब पर एक समान लागू होते हैं? अच्छा, तो वह जो चाहे कर सकती है। बुआ ने आगे कहा, लगता है उन्होंने आते ही तुम्हारी चेकबुक हथिया ली है। सत्यानाश, अरे तू तो बड़ी सख्त जान लड़की है रे कोको, तेरे मुंह में जो आता है बोल देती है, तेरी जुबान पर कोई ढक्कन नहीं। क्या करूं भाई, मैं तो वैसी ही हूँ। एक गृहस्थ के घर में उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही अपने पाँव की धूल दी होगी। खैर, आपने 4 कार्ड ला दिए, किन किन को ले जाने के लिए कहा है? किसे किसे वाली बात नहीं है, कहा गया है उनको जो सचमुच इच्छुक हो। बुआ के मन में वहां जाने की जबरदस्त चाह है, इसमें भला क्या शक। दरअसल उसके मन में अजीब हलचल सी भी मची है वहां जाने के लिए, सब कुछ जानने के लिए। तुम नहीं जाओगे? अरे बाप रे, नहीं जाओगे? क्या कह रही हो तुम? नहीं गए तो समझो जान से गए। वहां तो हर रोज खास खास मौकों पर हाजिरी रहना ही पड़ेगा। बुआ ने फिर पूछा, लेकिन वह तो सन्यासिनी हो चुकी है, अब भला तुम पर उनका क्या बस? बुआ के बेवकूफ़ी से भरे सवालों के जवाब में डॉक्टर की वाक चातुरी या हाजिर जवाबी की अच्छी तैयारी का आनंद मिलता है। वह चलताऊ या टरकाऊ जवाब देकर अपनी बात पूरी नहीं करते। उनमें जहाँ नक्काशी होती है वहाँ सादगी भी, ताकि सबको उसमें अपना अपना हिस्सा मिल सके। अब मैं यह बात समझने लगी थी। बुआ की बात का जवाब देते हुए आशीन डॉक्टर ने कहा, तू तो एकदम उल्टी बात कह रही है। सन्यासिनी के ऊपर किसी गृहस्थ का क्या जोर, यह तो लोग जानते मानते ही हैं, लेकिन किसी अभागे ग्रस्त पर सन्यासिनी का जोर नहीं चलेगा, ऐसी बात तो किसी संविधान में नहीं। पता नहीं। अच्छा, तो तुम जब चाहो वहां जा सकते हो, या फिर तुम्हें भी कार्ड दिखाना होगा? जब चाहो के लिए कार्ड नहीं है। आशीन डॉक्टर मुस्कुराए, उसके लिए मेरे पास एक पास रहता है। और यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से पीतल का एक गोल सिक्का या सील जैसी चीज निकाली। इस पर उनके संग की चक्र की जानी पहचानी छाप पड़ी थी।
बुआ की जिरह से जो सवाल जवाब पैदा हुए उनसे पता चला कि उस सिक्के या टोकन का उपयोग सिर्फ मेन गेट पर होता है। इसके अलावा और भी 3 गेट है जहाँ कार्ड सिस्टम है। वहाँ पंडाल में भी कई तरह के विभेद और विभाजन है। उत्तर, पश्चिम और पूर्व वाले द्वारों के लिए 3 तरह के रंगों का निर्देश है। हमें हल्के गुलाबी रंग का कार्ड दिया गया। हमें पश्चिम द्वार से अंदर जाना है। अन्य 2 कार्डों का रंग हल्का नीला और गेरुआ है। इन रंगों से ही महाजन और अभाजन का बंटवारा किया गया है। रंगीन खानों में बटे लोग निर्धारित द्वारों से अंदर घुसकर अपना आसन ग्रहण करेंगे और इसमें उनको कोई असुविधा नहीं होगी। दूसरे वे जब चाहें अपनी जगह पर जाकर बैठ सकेंगे और वहां से उठकर अपने घर आ सकेंगे। बुआ ने यह सब सुनकर संतोष जताया और कहा, वाह, फिर तो बड़ा अच्छा इंतजाम है। हम तो हमेशा से यही देखते आए हैं कि किसी भी धर्म स्थान पर गए नहीं कि वहां की रेल पेल, अफरा तफरी और यहाँ तक कि मारपीट और लाठी बरसाने की नौबत देखकर पसीना छूटने लगता है। और इतना शोर शराबा। बाबा, पता है, एक बार मैं अपने पिताजी के साथ कहाँ तो गई थी। वहां इतनी भीड़ थी कि मेरी फ्रॉक फट गई और बालों में बंधा फीता खुलकर खो गया। मारे भीड़ के मेरा दम घुटने लगा। भीड़ में छिटक जाने के बाद मुझे यही जान पड़ा कि मैं पिताजी से दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। वैसे आजकल हर जगह कतार लगी रहती है जिससे कि आने जाने वालों की दोतरफा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन परेशानी तो होती है ना। लेकिन यहाँ तो बड़ा अच्छा इंतजाम है। हाँ, तो यह कार्ड कल के लिए तुम्हारे पास रहेगा। जाना तो चाहिए एक बार। मऊ, तू चलेगी? बुआ का यह सवाल सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। जिस चक्र स्थान ने हमारे पिता को हमसे छीन लिया, भला मैं वहां कभी अपनी खुशी से जाऊंगी? और पिताजी तो वहां आ नहीं पाएंगे। पता नहीं वे तब इससे दूर कहाँ पड़े होंगे। मैंने सिर हिला दिया। नहीं, अशीन डॉक्टर ने कहा, जो जाना ना चाहे उनके बारे में क्या पूछना। लेकिन तुम अगर जाना चाहो तो जरूर बता देना, मैं साथ ले जाऊंगा। चलोगी ना? मेरे कुछ कहने से पहले अचानक माँ रसोई घर की तरफ से आई और पूछ बैठी, अगर मैं जाना चाहूँ तो मुझे अंदर जाने देंगे? माँ वहाँ जाने के बारे में सोच रही है? उस जगह जहाँ मेरा जाने को रत्ती भर जी नहीं। मैं तो यह सोच भी नहीं सकती। बुआ थोड़ी देर के लिए ठिठक कर रह गई। डॉक्टर ने भी जैसे असमंजस में पड़कर पूछा, आप? हाँ, एक बार देख आना चाहती थी तुम्हारे प्रभुपाद जी को। उनसे कुछ प्रश्न करने थे, देखूं क्या उत्तर देते हैं। सुनकर डॉक्टर मुस्कुराए, फिर बोले, वहां जाते ही आप उनके पास पहुंच जाएंगी और उन्हें कटघरे में डाल उनके सवाल करने लगेंगी। आप कोई सपना तो नहीं देख रही, हे अबोध बालिके? यह सौभाग्य तो दैवी योग से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसे प्रश्नोत्तर के लिए अलग से एक विभाग है, लिखित प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर। और अगर कोई बंदा यह तय ही कर ले कि वह उनसे मिलेगा ही मिलेगा और सीधे उन्हीं से सवाल करेगा, तो उसे कम से कम 10 दिनों के बाद ही मिलने का समय मिलेगा, वह भी पत्र के द्वारा। अब सारा तौर तरीका यानी प्रोटोकॉल तो यही है। यह बात दूसरी है कि उनके किसी आत्मीय जन या निकट अनुयायी को पकड़ा जाए और वे स्वयं इस भेंट के लिए राजी हो जाएं। माँ ने छूटते हुए पूछा, मैंने तो सुना है कि तुम्हारी घरवाली ही उनके बहुत निकट है, यदि उसे ही पकड़ा जाए तो? और मैं हैरानी से मुंह फाड़े सारा तमाशा देख रही थी। वैसे माँ को कई बातों की हैरानी से देखती सुनती रही हूँ, लेकिन आज की हैरानी के बारे में तो समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन उसके बाद अशीन डॉक्टर ने एक चुहल भरी मुस्कान के साथ उस माहौल पर जैसे बिजली सी गिरा दी। मुझे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं कि यह काम हो जाएगा। और आप तो उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं और चाहे तो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो सकती हैं। अब इसे वज्रपात ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। फिर तो बड़ी लाचारी है, कहकर माँ दोबारा रसोई घर में घुस गई। वह इतने सहज ढंग से कैसे चली गई यह भगवान ही जानते हैं। इधर बुआ और मैं काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहे, जैसे कि हम दोनों पर ही बिजली गिर पड़ी हो। इसके बाद बुआ अचानक झटके से उठी और जाते जाते इतना बोल गई, पता नहीं कौन किसको किसी नज़र से देखता है। इसी को कहते हैं बिल्ली की नज़र छीके पर। और वह ठहरी खेली खिलाई भरपूर औरत, जीवन भर अपनी सज धज में बेहाल, और ये 3 बच्चों की माँ, 40 के पैठे में पाँव, दुख और अभाव में हाड़ मांस गलता रहा। लेकिन अब भी और क्या कुछ कहा वह सुना नहीं जा सका।